हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज इस वीडियो में मैंने आप लोग के लिए लाया है जो आपका सामाजिक विज्ञान में जो आपका पार्ट है, एक सामाजिक विज्ञान का पर्यावरण अध्ययन का, उसका सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन और फोर्थ लेसन का बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिए क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इन चारों लेसनों का मैंने सम्मिलित किया है इस वीडियो में, और इससे पहले इसका जो फर्स्ट लेसन है उसकी वीडियो मैंने बना चुका है। तो अगर उससे भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग का जो फर्स्ट प्रश्न है वो है, भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है। या इसी को पूछ देते कि भारत का कौन सा राज्य शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है। तो भाई वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जान जाइएगा कि शीत ऋतु यानी जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सम्मिलित है। यानी कहने का मतलब या यहाँ कर लिख देंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। और मेघालय, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात ऑप्शन दिए। तो भाई मेघालय, आप लोग सब लोग जानते हो कि मेघालय जिसे मेघधन आलय इसका मतलब संधि विच्छेद कहते हो, यानी वर्षा बादलों का घर कहा जाता है मेघालय। उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग अपना थर्ड इसमें का है, भारत में सबसे कम वर्षा होती है। अब सबसे कम वर्षा कहाँ होती है तो ऑप्शन दिया तमिलनाडु, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। तो भाई सब लोग जानते हो राजस्थान, जहाँ क्या है खाली रेगिस्तान है, अधिक से अधिक रेगिस्तान है। तो हम लोग के राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। उसके बाद चलिए ये इसमें केवल तीन ही बहुविकल्पीय प्रश्न है आप लोग के सेकेंड लेसन में। तो अब अगले लेसन चौथे लेसन की तरफ चलता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये है आप लोग का चौथा लेसन। तो आइए इसका बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। ये है आप लोग का प्राकृतिक, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक, ठीक है। तो ये थर्ड आप लोग का लेसन है, तो इसका हम बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग का जो फर्स्ट प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है मतलब जो प्रकृति के द्वारा नहीं होती है, ठीक है। तो क्या है, सूखा, चक्रवात, रेल दुर्घटना, सुनामी। तो भाई रेल दुर्घटना कोई प्रकृति के द्वारा थोड़े ही होती है। तो ये क्या है कि तो यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो भाई रेल दुर्घटना ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं, सुनामी है। सुनामी क्या है तो भाई सुनामी आप सब जानते हो कि एक प्राकृतिक आपदा है, यानी ये सुनामी मनुष्य के द्वारा नहीं की जा सकती है। किसके द्वारा, ये केवल प्रकृति ही इसे उत्पन्न कर सकती है। तो यह इसका आंसर होगा, यह एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो इसका ऑप्शन आप लोगों का थर्ड सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है थर्ड नंबर, वैश्विक तपन का प्रभाव है। क्या है वैश्विक तपन का प्रभाव कि बाढ़, सूखा, चक्रवात, ये सभी। वैश्विक तपन मतलब वही जो ताप हम लोग का इस समय काफ़ी अधिक बढ़ रहा है, उसी ताप को बोल रहा है कि मतलब ताप बढ़े तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो भाई ताप बढ़ेगा तो बाढ़ भी आएगी, सूखा पड़ेगा, चक्रवात, ये सभी। तो भाई ये सभी होगा, बाढ़ भी आएगी, सूखा भी होगा और चक्रवात भी सब आएंगे। तो अब बाढ़ कैसे आएगी भाई, आप लोग समझते हो कि अधिक ताप होगा तो ये तो सब जो है बाढ़ कैसे आएगा, मतलब जो हम लोग धरती में पानी है वो तो सब भाप बनकर ऊपर जाएगा। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है भाई, बाढ़ आएगा क्योंकि देखिए जो ग्लेशियर है, अधिक ताप होगा तो अधिक पिघलेगा। और भाई मैं बता दूं कि ग्लेशियर आप लोग का इतना है ना, आप लोग जानते हो कि 3 भाग, जो हम लोग का 4 भाग है पृथ्वी का, तो 3 भाग में हम लोग के तो पानी ही है। पानी का मतलब देखिए पानी नहीं है, अधिक से अधिक बर्फ जमा हुआ है, ठीक है। अटलांटिका उधर महासागर की तरफ, खाली मतलब उत्तरी अटलांटिका महासागर की तरफ इतना बर्फ जमा हुआ है ना भाई, सब पिघल जाए ना तो पूरी दुनिया डूब जाएगी। तो वही बोल रहा है कि अगर अधिक ये बढ़ा हम लोग का आए, अधिक ताप बढ़े तो बाढ़ भी आएगी, सूखा भी आएगा, चक्रवात और ये सभी। तो ये सभी इसका ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मानवकृत आपदा है। मानवकृत मतलब जो मानव के द्वारा होती है। तो भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, बम विस्फोट। तो भाई बम विस्फोट मानव के द्वारा किया जाता है, तो ये मानवकृत आपदा क्या है, बम विस्फोट। तो यही ऑप्शन सही है। तो उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, समुद्रीय तटीय क्षेत्र। तो भाई पर्वतीय क्षेत्र भाई भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि भाई भूस्खलन मतलब वही भूमि का
ढान, मान लीजिए आपकी बारिश पड़ गई तो बारिश के कारण जो ऊंचा क्षेत्र होता है वो कट कर नीचे की तरफ गिरता है। तो भाई जो पहाड़ी क्षेत्र ऊंचा है तो वो बारिश होगी तो कट कर नीचे की तरफ आएगा। तो वही करे कि किसकी सबसे मतलब कमी होती है, किसकी सबसे क्या होता है भूस्खलन होता है। तो वही पर्वतीय क्षेत्र, यानी पर्वतीय क्षेत्र में जो ऊंचे ऊंचे होते हैं वो कट कर नीचे गिरते हैं सब। तो चलिए अगला चलते हैं। अगला है हम लोग का, सॉरी भाई थोड़ा, या अगला है हम लोग का 6वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, तो सुनामी, बाढ़, वैश्विक तापन, ज्वालामुखी विस्फोट, वैश्विक तापन। तो भाई वैश्विक तापन सही आंसर है आप लोग का, वो प्राकृतिक आपदा नहीं है वैश्विक तापन। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला हम लोग का प्रश्न है 7वां, अनावृष्टि से होने वाली आपदा को कहा जाता है। अनावृष्टि, अनावृष्टि मतलब वही बारिश का न होना। ठीक है, वृष्टि मतलब होता है बारिश का होना, अनावृष्टि मतलब बारिश का न होना। तो भाई बारिश के न होने के कारण कौन सी आपदा होती है, तो भाई वो सूखा होता है, सूखा पड़ता है अगर बारिश ना हो तो चलिए अब ये भी हम लोग का ये जो लेसन है इसका थर्ड लेसन है, जो इसका भी बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो गया। तो अब चौथे लेसन की तरफ चलते हैं। तो चौथा हम लोग का लेसन आप लोग देख लीजिए, ये है हम लोग का, हाँ ये आप लोग देख सकते हो, ये चौथा लेसन है और इसका ये बहुविकल्पीय प्रश्न आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसका बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए हम लोग का, देखते हैं चलिए। तो ये है कुछ यहाँ फर्स्ट आप लोग देख सकते हो, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो भाई कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है सेकंड, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा होता है भाई, क्योंकि नदियाँ ही जब उनका पानी बहकर आता है ना तो वही उनकी उसमें की मिट्टी आ जाती है, उसी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो उसके बाद देखते हैं थर्ड प्रश्न है हम लोग का, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो भाई जलोढ़ मिट्टी ही सबसे उपजाऊ मिट्टी, क्योंकि आप सुने होंगे मान लीजिए जो नदियों के पास के खेत हैं, अगर एक बार उन नदी में पानी आ जाए बाढ़, और तो अगले साल फसल उसमें की अधिक होती है, काफ़ी अधिक फसल होती है, अच्छे मात्रा में होती है। तो वही जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ है सबसे, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी तो जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है इसमें का चौथा, सॉरी आप लोग देख सकते हो इसमें का चौथा प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो ये कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। चाय की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी है, तो वो है भाई हम लोग की, आप लोग देख सकते हो पर्वतीय मिट्टी, क्योंकि भाई चाय पर्वतीय क्षेत्रों में ही होता है। ठीक है, तो पर्वतीय मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। उसके बाद देख सकते हैं इसमें का 5वां प्रश्न है, काली मिट्टी का निर्माण होता है वायु से, ग्लेशियरों से, ज्वालामुखी विस्फोट से, नदियों से। तो भाई ज्वालामुखी विस्फोट से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है, आप लोग समझ जाइएगा। जो ज्वालामुखी फटती हैं तो उसी कारण जो हम लोग की काली मिट्टी है उसका निर्माण होता है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, तो यही थे कुछ क्वेश्चन। तो फाइनली बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो थैंक यू गाइज।